नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 15 मार्च से 30 मार्च तक पटवारी के एग्जाम में आए हुए सभी प्रश्नों के बारे में, जिससे आपको यह अंदाजा लग सके कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साथ ही बहुत से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। आइए समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। सबसे पहले जान लेते हैं सामान्य विज्ञान के प्रश्न। इसके बाद दोस्तों विज्ञान और कंप्यूटर के भी सभी आए हुए प्रश्नों के बारे में अपन विस्तार से डिस्कस करेंगे। प्रश्न आया था, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में पहला ओडीआई मैच कब खेला गया? दोस्तों, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है और इस स्टेडियम में 22 जनवरी वर्ष 1988 को इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच पहला ओडीआई मैच खेला गया था। ओडीआई का मतलब होता है वनडे इंटरनेशनल मैच। अगला प्रश्न था, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अगला प्रश्न था, ओलंपिक खेलों में नीरज चोपड़ा द्वारा कितने मीटर भाला फेंका गया था? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, नीरज चोपड़ा द्वारा ओलंपिक खेलों में 87.58 मीटर भाला फेंककर 2021 के तुर्की ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता गया और इसी के साथ यह स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए। इनके पहले अभिनव बिंद्रा ने वर्ष 2008 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न था, इनमें से किसे मलेरिया परजीवी भी कहा जाता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, प्लाज्मोडियम को मलेरिया परजीवी कहा जाता है और यह प्रोटोजोआ संघ का एक प्राणी है। अगला प्रश्न था, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो दोस्तों, विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त किया जाता है। साथ ही एक प्रश्न आता है कि हड्डियां मजबूत या अस्थियां मजबूत करने के लिए किस विटामिन की जरूरत होती है? तो दोस्तों, विटामिन बी की जरूरत होती है। अगला प्रश्न था, मंदसौर में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में शिवलिंग कितने मुखी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत का एकमात्र अष्टमुखी शिवलिंग मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित है। पशुपतिनाथ मंदसौर में दोस्तों याद रखिएगा, शिवना नदी के तट पर स्थित है। कई बार यह नदी का नाम भी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न था, साथी प्रोजेक्ट में कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा, इस प्रोजेक्ट के तहत शुरुआती दौर में 5 जिलों एवं 10 विकास खंडों को इसमें शामिल किया गया था और उसके बाद 26 जिलों एवं 100 विकास खंडों को इसमें शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, बहुटी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा रीवा। दोस्तों, जलप्रपात से संबंधित मैंने सारे फैक्ट्स अपनी एमपीजीके वाली क्लास में डिस्कस किए हैं और जिससे लगातार प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो एक बार चैनल पर जाकर उसे जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न था, हाल ही में कौन सा खजुराहो महोत्सव का आयोजन किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, यह प्रत्येक वर्ष फरवरी में 8 दिवसीय समारोह होता है और यह इसका 49वां संस्करण था। अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश में एमएसएमई विभाग की स्थापना कब की गई? इसका सही जवाब होगा 5 अप्रैल वर्ष 2016 को मध्य प्रदेश में एमएसएमई विभाग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न था, पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, तवा नदी के किनारे। पचमढ़ी जो कि नर्मदापुरम जिले में आता है और मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। पचमढ़ी में बी फॉल एवं अप्सरा फॉल नामक जलप्रपात हैं। पचमढ़ी में ही महादेव पर्वत श्रेणी पर धूपगढ़ चोटी स्थित है, जिसकी हाइट 1352 मीटर है और यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। फिर प्रश्न था, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? इसमें दोस्तों ये मिसप्रिंटेड डब्ल्यू की जगह बी आता है, NABARD, नाबार्ड। और नाबार्ड का मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इसे भी याद रखिएगा।
और इसकी स्थापना 12 जुलाई वर्ष 1982 को की गई। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है? तो दोस्तों याद रखिएगा यह 931 है। और प्रश्न आता है कि किस जिले का लिंग अनुपात मध्य प्रदेश के लिंग अनुपात के बराबर है? तो याद रखिएगा रीवा जिले का भी 931 है। फिर प्रश्न था शकों को किसने हराया था? याद रखिएगा गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने आखिरी शक शासक रुद्रदेव को हराया था। और इसी के साथ गुप्त वंश का शासन प्रारंभ हुआ था। फिर प्रश्न था सतखंडा महल कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा सतखंडा महल दतिया में स्थित है और इसका निर्माण वीर सिंह देव ने 1614 में किया था। और यह प्रश्न दोस्तों 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है इसी बार पटवारी के एग्जाम में। अगला प्रश्न था पानीपत का तीसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो दोस्तों पानीपत के युद्ध से लगातार प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, तो मैं आपको तीनों युद्धों के बारे में डिस्कस कर देता हूं। पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की सत्ता जीत ली थी। पानीपत का दूसरा युद्ध हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसे हेमू के नाम से भी जाना जाता है और अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इसकी डेट याद रखिएगा दोस्तों, यह युद्ध 5 नवंबर वर्ष 1556 को लड़ा गया था और इसमें अकबर की जीत हुई थी। और अगर बात की जाए पानीपत के तीसरे युद्ध की तो याद रखिएगा वर्ष 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान सेना और मराठों के मध्य हुआ था, जिसमें अफगान सेना का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली कर रहा था जो कि उस समय का अफगानिस्तान का सुल्तान था। और मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव राव पेशवा कर रहे थे। और इस युद्ध में अफगान सेना की विजय हुई और मराठों की हार हुई जो कि इतिहास में मराठों की सबसे बड़ी हार के रूप में दर्ज है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। फिर प्रश्न था हनवंतिया टापू कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों खंडवा के पुनासा में इंदिरा सागर बांध में हनवंतिया टापू स्थित है और यह इंदिरा सागर जलाशय में स्थित नर्मदा नदी का एक टापू है जो कि एक पर्यटन स्थल है, ये भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न था श्रम योजना कब शुरू की गई? तो याद रखिएगा इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्ष 2019 में की गई थी। अगला प्रश्न था आयुष्मान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई? इसका सही जवाब होगा 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान सम्मान निधि योजना शुरू की गई। फिर प्रश्न था कूनो अभ्यारण्य में चीते कहां से लाए गए? तो दोस्तों याद रखिएगा एक अफ्रीकी देश है नामीबिया से 17 सितंबर 2022 को 8 चीते लाए गए। 17 सितंबर दोस्तों पीएम मोदी का बर्थडे रहता है। और अगर कूनो नेशनल पार्क की बात की जाए तो याद रखिएगा इसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई और यह मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। फिर प्रश्न था नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों वीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं। और अगर बात नीति आयोग की जाए तो इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। साथ ही मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा नीति आयोग के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और अगर प्रश्न आए कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे तो याद रखिएगा परमेश्वर अय्यर नीति आयोग के पहले सीईओ थे। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। फिर प्रश्न था
यूपीएससी का चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा, डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के चेयरमैन हैं। इन्होंने 5 अप्रैल 2022 को कार्यभार संभाला था। फिर प्रश्न है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में 6 बार पहले स्थान पर रहा और भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। फिर प्रश्न था, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो याद रखिएगा दोस्तों, संभाजी शिवाजी के उत्तराधिकारी थे। फिर प्रश्न था, कितने देश अमेजॉन बेसिन को साझा करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 9 देश अमेजॉन बेसिन को साझा करते हैं। फिर प्रश्न था, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? दोस्तों यह प्रबंधन का प्रश्न है और इसका मुख्य कारण है दीर्घकालीन स्थिति में बदलाव। फिर एक प्रश्न ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित था। अगला प्रश्न है, भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, यह वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है। फिर प्रश्न था, ओवरड्राफ्ट सेविंग इंडियन सेवर के लेखक कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा, उर्जित पटेल ओवरड्राफ्ट सेविंग इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक हैं और उर्जित पटेल दोस्तों आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। अगला प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति शुरू की थी? तो दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति की शुरुआत की थी। फिर प्रश्न है, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी बताया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश के किस जिले को पहाड़ियों का शहर कहा जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी को पहाड़ों के शहर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न था, वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन हैं? तो याद रखिएगा, एडमिरल हरि कुमार वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। और अगर थल सेना की पूछी जाए तो याद रखिएगा दोस्तों, कैप्टन मनोज पांडे भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं और विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। तो इनके भी नाम याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, जलियांवाला कांड कब हुआ? इसका सही जवाब होगा 13 अप्रैल वर्ष 1919 में पंजाब के अमृतसर में जनरल डायर के कहने पर जलियांवाला कांड हुआ। फिर प्रश्न था, बिंद और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को मिलने वाला क्षेत्र मैकाल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह अमरकंटक में स्थित है और अमरकंटक अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में आता है। अमरकंटक से ही दोस्तों नर्मदा, सोन एवं जोहिला नदी का उद्गम होता है और अमरकंटक में मध्य प्रदेश के कुछ जलप्रपात हैं जिनके बारे में मैंने एमपीजी के वाली क्लास में विस्तार से डिस्कस किया है। तो आपने अगर वह नहीं देखी है तो एक बार उसे जाकर जरूर देखिए। फिर प्रश्न था, दैनिक भास्कर के संस्थापक कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा रमेश चंद्र अग्रवाल दैनिक भास्कर के संस्थापक हैं। फिर प्रश्न था, प्रथम नियामक जनगणना किसके समय शुरू हुई थी? तो याद रखिएगा, यह लॉर्ड रिपन के समय शुरू हुई थी और वर्ष 1818 में शुरू हुई थी। वर्ष भी याद रखिएगा और नाम भी, लॉर्ड रिपन। फिर प्रश्न था, अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी महेश्वर, जो कि खरगोन जिले में आता है। फिर प्रश्न था, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो दोस्तों बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। फिर प्रश्न था, 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश के जबलपुर एवं मुरैना में 64 योगिनी मंदिर स्थित है
और ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब था मुरैना। एक फैक्ट और मैं आपको बताना चाहूंगा, मुरैना के 64 योगिनी मंदिर के ही तर्ज पर भारत के संसद भवन का भी निर्माण हुआ है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। फिर प्रश्न था गांधी डर्बन समझौता कब हुआ था? तो याद रखिएगा 5 मार्च 1931 को गांधी डर्बन समझौता हुआ था। फिर प्रश्न था निर्वाचन आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों अनुच्छेद 324 से निर्वाचन आयोग का संबंध है। फिर प्रश्न था संविधान संशोधन किस भाग से संबंधित है? तो याद रखिएगा भाग 20 अनुच्छेद 368 से संविधान संशोधन संबंधित है। फिर प्रश्न था अमृता शेरगिल का संबंध किससे है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अमृता शेरगिल एक चित्रकार है और प्रश्न ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर था चित्रकला से संबंध है। फिर प्रश्न था बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। फिर प्रश्न था मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा बसंत प्रताप सिंह मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। फिर प्रश्न था पंडवानी एकल लोक नृत्य कहां का लोक नृत्य है? याद रखिएगा दोस्तों यह छत्तीसगढ़ का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। फिर प्रश्न था तानसेन की मृत्यु कहां हुई थी? इसका सही जवाब होगा दोस्तों आगरा। अधिकतर लोगों को तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है, तो इसका आंसर ग्वालियर लगाकर आए हैं, लेकिन इसका सही जवाब है आगरा। और तानसेन का मकबरा ग्वालियर में मोहम्मद गौस के मकबरे के पास स्थित है। फिर प्रश्न था प्रधानमंत्री ध्रुव योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों इस योजना का संबंध प्रतिभाशाली छात्रों से है, इसे भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न था वर्षा बर्मन का संबंध किस खेल से है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों शूटिंग। वर्षा बर्मन का संबंध शूटिंग से है। फिर प्रश्न था बुरहानपुर शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बहरुद्दीन शरीफ, जो कि एक सूफी संत थे, इनके नाम पर बुरहानपुर शहर का नाम रखा गया। और कई बुक्स में आपको भृगु ऋषि के नाम पर भी आपको बुरहानपुर का नाम देखने को मिल सकता है, क्योंकि बुरहानपुर का पहले नाम था भृगपुर, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से बहरुद्दीन शरीफ इसका सही जवाब था। अगर भृगपुर पूछा होता बुरहानपुर की जगह तो फिर भृग ऋषि के नाम पर रखा गया था। फिर प्रश्न था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। फिर प्रश्न था विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रति वर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर प्रश्न था लेपाक्षी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश से संबंध है लेपाक्षी चित्रकला का। फिर प्रश्न था केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो दोस्तों यह जोधपुर राजस्थान में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न था महालनोबिस समिति का संबंध किससे है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका संबंध राष्ट्रीय आय से है और इसकी शुरुआत दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, जिसे महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न था पंचायती राज समिति किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 243, जो कि 73वें संविधान संशोधन के रूप में जोड़ा गया था वर्ष 1992 में। फिर प्रश्न है उस्ताद हस्सू खां किस घराने से संबंधित थे? तो दोस्तों यह ग्वालियर घराने के कवि थे एवं संगीतकार थे।
फिर प्रश्न है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। याद रखिएगा अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है जो कि आगरा में है। आगरा जो कि तीसरा मुगल शासक था और अकबर ने 1556 से 1605 तक दिल्ली पर राज किया। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न था संगीतकार शान का संबंध किस जिले से है। तो दोस्तों संगीतकार शान का पूरा नाम है शांतनु मुखर्जी और इनका जन्म 30 सितंबर 1972 को मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। इसका सही जवाब होगा खंडवा से संबंधित है। फिर प्रश्न था मोहनजोदाड़ो का अन्न किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा मोहनजोदाड़ो को मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न था कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं। तो दोस्तों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है, जिसे वर्ष 1955 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला और वर्ष 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया और इसमें दोस्तों मुख्य रूप से बांस एवं साल के वृक्ष पाए जाते हैं, यह भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न था बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंक ऑफ द ईयर वर्ष 2020-21 के लिए किस बैंक के एमडी एवं सीईओ को चुना गया था। तो दोस्तों वर्ष 2020-21 के लिए आईसीआईसीआई बैंक के एमडी संदीप बख्शी को चुना गया था, तो यह भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न था मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ। तो दोस्तों इस टॉपिक पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जो कि अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो एक बार चैनल पर जाकर उसे जरूर देखिए, जिसमें मैंने मध्य प्रदेश के गठन, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन एवं राज्य विभाजन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस किया है और इससे अधिकतर प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसका जवाब होगा 1 नवंबर 1956। और अगर दोस्तों प्रश्न में लिखा होता कि वर्तमान स्वरूप में राज्य का गठन कब हुआ तो याद रखिएगा 1 नवंबर वर्ष 2000 को राज्य विभाजन एवं पुनर्गठन के साथ मध्य प्रदेश का गठन हुआ। अगर वर्तमान स्वरूप में पूछता तो यह, और सिर्फ गठन कब हुआ पूछा तो 1 नवंबर 1956। अगला प्रश्न हिमालय में कौन सा दुर्लभ एवं विलुप्त प्रजाति का जीव पाया जाता है। तो दोस्तों इस प्राणी का नाम है ग्रीफॉन वल्चर। फिर प्रश्न था सिंधिया का दरबारी कवि कौन था। तो दोस्तों इसमें राजा या समय के बारे में जानकारी नहीं लग सकी प्रश्न में कि किस समय के कवि के बारे में पूछा गया था। फिर प्रश्न था राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। फिर प्रश्न था माई की बगिया कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यह अमरकंटक में स्थित है। फिर प्रश्न था पुरानी जड़ोल मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों पुरानी जड़ोल को भांगर के नाम से जाना जाता है और नई जड़ोल मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। फिर प्रश्न था पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य लक्ष्य क्या होते हैं। तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य होते हैं देश के आर्थिक विकास एवं गरीबी मिटाने से लेकर संबंधित योजनाएं, साथ ही अगले 5 वर्ष के लिए लक्ष्य सुनिश्चित करना। और भी इसमें कई होते हैं, बाकी ऑप्शन से इसका एग्जैक्ट आंसर बता पाता कि किस तर्ज पे यह प्रश्न पूछा गया है। फिर प्रश्न था प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या, यह दोस्तों प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। फिर प्रश्न था सिवनी कैंप लाइव इन सतपुड़ा पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों यह रॉबर्ट आर्मिटेज की पुस्तक है, इसे भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न था एमपीएसएस
GEGB का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप होता है मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड। मध्य प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार जनरेशन बोर्ड। फिर प्रश्न था चमड़ा उद्योग के लिए किसे जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों चमड़ा उद्योग के लिए इंदौर को जीआई टैग मिला है। और वहीं मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा चमड़ा कॉम्प्लेक्स या लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में स्थित है। साथ ही कुछ और जीआई टैग से याद रखिएगा। बाघ प्रिंट के लिए धार के लिए जीआई टैग मिला है। चंदेरी साड़ी के लिए अशोकनगर को जीआई टैग मिला है। रतलामी सेब के लिए जीआई टैग मिला है। और झाबुआ के लिए कड़कनाथ चिकन के लिए जीआई टैग मिला है। महेश्वरी साड़ी के लिए खरगोन को जीआई टैग मिला है। एवं बालाघाट के लिए किन्नौरी चावल के लिए जीआई टैग मिला है। फिर प्रश्न था वीर सिंह देव महल कितने मंजिला है? तो दोस्तों यह दतिया का सतखंडा महल का नाम ही वीर सिंह देव महल है और यह 7 मंजिला है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में नहीं है? तो दोस्तों यह तो ऑप्शन से ही हो सकता था। प्रश्न जो बांध पूछे हुए थे उसमें से एक कोई मध्य प्रदेश के बाहर का दिया होगा। फिर प्रश्न था नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु में स्थित है और साथ ही नीलगिरी नाम से एक जिला भी है तमिलनाडु में और नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान भी है। फिर प्रश्न था हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज का निर्माता किसे माना जाता है? तो दोस्तों दादा साहब फाल्के को हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज का निर्माता माना जाता है और इनके नाम पर एक फिल्म इंडस्ट्रीज का सम्मान भी दिया जाता है। फिर प्रश्न था मांडू का महल किसने बनवाया था? याद रखिएगा दोस्तों मांडू महल का निर्माण होशंग शाह ने करवाया था। मांडू में दोस्तों जहाज महल, खरबूजा महल, होशंग शाह का महल एवं और भी कई महल स्थित हैं। फिर एक केचुए से संबंधित प्रश्न आया था। यह 18 तारीख के एग्जाम में विज्ञान में पूछा हुआ प्रश्न है। फिर प्रश्न था नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? तो दोस्तों आप सभी को मालूम है अनूपपुर जिले के अमरकंटक से नर्मदा, सोन एवं जोहिला नदी का उद्गम होता है। फिर अगला प्रश्न था पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कब किया गया? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा वर्ष 2002 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया। और प्रश्न आता है मोगली लैंड कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान में ही मोगली लैंड स्थित है। फिर प्रश्न था मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र से लगा हुआ है? तो दोस्तों यह ऑप्शन से इसका सही जवाब बता सकते थे। मध्य प्रदेश के दोस्तों 8 जिलों की सीमा महाराष्ट्र के साथ लगती है जिनके नाम है खंडवा खरगोन, बड़वानी बैतूल बुरहानपुर, छिंदवाड़ा सिवनी एवं बालाघाट। इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन में दिया होगा और बाकी 3 अन्य होंगे। फिर प्रश्न था राई लोक नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा राई लोक नृत्य मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। फिर प्रश्न था नरेंद्र मेनन का संबंध किस खेल से है? याद रखिएगा नरेंद्र मेनन का संबंध क्रिकेट से है और यह मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले हैं। फिर प्रश्न था एमपी में अनुसूचित जाति की कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों यह अधूरा प्रश्न है। इस प्रश्न में यह मेंशन नहीं है कि लोकसभा या विधानसभा किसकी सीटें पूछी हैं। फिर प्रश्न था मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा निवाड़ी जिला जो कि टीकमगढ़ से पृथक करके मध्य प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया है और यह सागर संभाग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न था 2018 का फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता? तो याद रखिएगा दोस्तों 2018 का फीफा वर्ल्ड कप फ्रांस की टीम ने जीता। फीफा वर्ल्ड कप पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट में डाल रखी है, अगर आपने वह नहीं देखी है तो उसे भी एक बार जरूर देखिए। फिर प्रश्न था महात्मा गांधी ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों
बेलगाम के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अगला प्रश्न था विक्रम संवत कब से चालू हुआ? इसका सही जवाब होगा 58 ईसा पूर्व से, यानी कि बीसी से विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न था पानी का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है और पीएच स्केल पे 7 से नीचे तरफ जाने पर यह अम्लीय एवं 7 से ऊपर की तरफ जाने पर यह क्षारीय गुण दर्शाता है और 7 पर उदासीन रहता है, जो कि पीने योग्य पानी के या शुद्ध जल का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न था उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है और प्रति 12 वर्षों में सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन क्षिप्रा नदी के तट पर रामघाट पर किया जाता है। अगला प्रश्न था 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में आदिवासी जनसंख्या कितने प्रतिशत है? इसका सही जवाब होगा 21.1% मध्य प्रदेश में आदिवासी जनसंख्या का निवास है। अगला प्रश्न था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह योजना पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विभाग द्वारा शुरू की गई। अगला प्रश्न था नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो इसका सही जवाब होगा 2 जनवरी 1936 को नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम रहा है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों अर्जुन सिंह, जो कि मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और वर्ष 1985 में अर्जुन सिंह एक दिन के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे और इसके बाद इन्हें पंजाब का गवर्नर यानी कि राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों मलखंभ मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है और मलखंभ अकादमी उज्जैन में स्थित है, इसे भी आप याद रखिएगा। फिर प्रश्न था समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब होगा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश कराटे अकादमी कहाँ स्थित है? पूछा गया है स्थापना मध्य प्रदेश कराटे अकादमी की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना वर्ष 2007 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई। फिर प्रश्न था उज्जैन में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? तो दोस्तों उज्जैन में कई मंदिर स्थित है, पर ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों महाकाल मंदिर इसका सही जवाब था। इसके अलावा दोस्तों उज्जैन में मंगलनाथ का मंदिर, संदीपनी आश्रम, भैरवनाथ मंदिर एवं कई अन्य मंदिर स्थित हैं। फिर प्रश्न था किस अनुच्छेद द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न सांची बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? इसका सही जवाब होगा 2013 में सांची बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश में साल के सर्वाधिक वृक्ष कहां पाए जाते हैं? इसका सही जवाब होगा दोस्तों मंडला। साथ ही प्रश्न आता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा साल। और अगर आपसे सागौन के वृक्ष के बारे में पूछा जाए इसका सही जवाब होगा नर्मदापुरम। दोस्तों सागौन के वृक्ष मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और अगर नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में पूछा जाए तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न था कश्मीरी लोगों की आजीविका का मुख्य साधन क्या है? तो इसका सही जवाब होगा पर्यटन। कश्मीरी लोगों की आजीविका का मुख्य कारण पर्यटन है। अगला प्रश्न था अल्पसंख्यक कहां पर शिकायत कर सकते हैं? तो ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर था इसका अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में। अगला प्रश्न था
वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह 9 सितंबर 1972 को पारित किया गया, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम। अगला प्रश्न था, शाजापुर जिला कब बना? ऑप्शन में पूछा था सर्वप्रथम कब बना, तो दोस्तों याद रखिएगा वर्ष 1904 में शाजापुर अंग्रेज सरकार या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जिला मुख्यालय घोषित किया गया और 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के समय इसे भी जिला घोषित किया गया। और शाजापुर दोस्तों उज्जैन जिले के अंतर्गत आता है, इसे भी याद रखिएगा। और ऑप्शन में 1904 सही इसका जवाब था। अगला प्रश्न, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? दोस्तों यह प्रश्न रिपीट हुआ था, तो याद रखिएगा 9 सितंबर 1972। अगला प्रश्न था, राला मंडल को अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया? तो इसका सही जवाब होगा वर्ष 1979 को राला मंडल को वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न था, गुना जिला कब बना? याद रखिएगा 5 नवंबर 1922 को गुना जिला बना और वर्ष 2003 में गुना से ही पृथक करके अशोकनगर नया जिला बनाया गया और गुना जिला ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है, इसे भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों की शक्तियों से संबंधित है, जिसके तहत उच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन उद्देश्य के बारे में रिट जारी करने का अधिकार रखते हैं। अगला प्रश्न था, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराई गई थी एवं इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कंप्लीट यानी पूर्ण कराया था। इसका सही जवाब इल्तुतमिश रहेगा। अगला प्रश्न था, मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 12 से लेकर 15 तक में मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन है। अगला प्रश्न था, चित्रकूट किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों याद रखिएगा चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है और याद रखिएगा चित्रकूट सतना डिस्ट्रिक्ट में आता है। फिर प्रश्न था, मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला कौन सा है? तो दोस्तों बुरहानपुर मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला है और जिसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश के किस जिले में चतुर्भुज मंदिर स्थित है? इसका सही जवाब होगा ग्वालियर। दोस्तों ग्वालियर में चतुर्भुज मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न था, शारदा माता मंदिर मध्य प्रदेश में कहां स्थित है? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के मैहर में स्थित है, जो कि सतना जिले में आता है। अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश में राम जी ने अपना वनवास सर्वाधिक कहां व्यतीत किया? तो दोस्तों चित्रकूट में राम जी ने अपने 14 वर्ष के वनवास में से 12 वर्ष का समय व्यतीत किया था। चित्रकूट में ही दोस्तों अनसुईया आश्रम एवं रामायण संग्रहालय स्थित है। अगला प्रश्न था, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? दोस्तों यह प्रश्न पटवारी के एग्जाम में 2 से 3 शिफ्टों में रिपीट हुआ है और इसका सही जवाब होगा दोस्तों जबलपुर। और अगर न्यूनतम पूछा जाता तो दोस्तों याद रखिएगा अलीराजपुर की साक्षरता दर मध्य प्रदेश में न्यूनतम है, जो कि 36.1% है और अधिकतर जबलपुर की 81.1% है। इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, तवा नदी बांध पर जाने के लिए कौन से जिले से होकर गुजरना पड़ेगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब था नर्मदापुरम। अगला प्रश्न था, रावण की पत्नी मंदोदरी का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो दोस्तों मंदोदरी का संबंध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार मंदोदरी का जन्म मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में हुआ था।
अगला प्रश्न था, पांडवों ने अपनी अज्ञातवास के समय मध्य प्रदेश में कहां समय व्यतीत किया था? तो दोस्तों पचमढ़ी, जो कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, यहाँ पे पांडव गुफाओं का निर्माण मान्यताओं के अनुसार पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय किया था और पांडवों के नाम से ही पचमढ़ी का नाम पचमढ़ी रखा गया है। अगला प्रश्न है, बुरहानपुर में किसका मकबरा है? याद रखिएगा, बुरहानपुर में मुमताज महल का मकबरा है। अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों अलीराजपुर जिला मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, जिसकी साक्षरता दर 36.1% है। अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों पचमढ़ी। पचमढ़ी को दोस्तों वर्ष 1999 में भारत सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर घोषित किया गया और वर्ष 2003 में इसे यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर घोषित किया गया। तो दोस्तों यह वर्ष भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? याद रखिएगा दोस्तों डिब्रू सैखोवा भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। अगला प्रश्न था, बंगाल विभाजन कब हुआ? याद रखिएगा दोस्तों 19 जुलाई वर्ष 1905 को बंगाल का पहला विभाजन या प्रथम विभाजन माना जाता है। और अगर वायसराय पूछा जाए तो इस समय लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। अगला प्रश्न, मंदसौर में श्री वही तीर्थ में किसकी प्रतिमा है? याद रखिएगा दोस्तों भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा श्री वही तीर्थ क्षेत्र में स्थित है, जो कि मंदसौर जिले में है और इसका निर्माण राजा संप्रति द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न, राफेल नडाल ने किसको हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब जीता? तो याद रखिएगा डैनियल मेदवेदेव, जो कि एक रूसी खिलाड़ी हैं, इन्हें हराकर राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब जीता और यह एक टेनिस प्रतियोगिता होती है। अगला प्रश्न, प्रादेशिक अंतरराज्यीय विवाद कौन सुलझाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा केंद्र सरकार द्वारा एक विवाद समाधान समिति का गठन किया जाता है, जिसे DRC कहते हैं, और इसके द्वारा दो प्रदेशों के बीच का विवाद सुलझाया जाता है। अगला प्रश्न था, एक्साइज ड्यूटी कौन सा कर है? याद रखिएगा दोस्तों एक्साइज ड्यूटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। फिर प्रश्न था, इन्वेस्ट विकास बोर्ड कब लागू हुआ? याद रखिएगा 29 अक्टूबर वर्ष 2022 को इन्वेस्ट विकास बोर्ड, जिसे सेबी या विनिमय बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, का गठन हुआ। फिर प्रश्न आया था सही जोड़ी मिलाने के लिए, तो इसकी मैंने सही बना के ये लिख दी है, बंगाल विभाजन 1905, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, वर्साई की संधि 1919 और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अगला प्रश्न था, चंद्रशेखर आजाद गुफाएं कहां स्थित हैं? तो दोस्तों यह टीकमगढ़ में स्थित है। फिर प्रश्न था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? दोस्तों यह पानीपत से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो याद रखिएगा पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर एवं हेमू, जिसे विक्रमादित्य हेमराज्य नाम से जाना जाता है, के मध्य हुआ था और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। फिर प्रश्न, चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों यह भी प्रश्न रिपीट हुआ है और चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न था, संविधान में प्रक्रिया संकल्पना को किस देश से लिया गया है? का सही जवाब था दोस्तों जापान। जापान से प्रक्रिया संकल्पना को लिया गया है। और अगर नीति निर्देश तत्वों की बात की जाए तो याद रखिएगा आयरलैंड से नीति निर्देश तत्वों को लिया गया है। वहीं आपातकाल की स्थिति
जर्मनी से लिया गया है, इन्हें भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न था झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से है, तो याद रखिएगा यह भारतीय महिला क्रिकेट टीम में एक बॉलर है और इनका संबंध क्रिकेट से है। और यह पश्चिम बंगाल जिसे या वेस्ट बंगाल की रहने वाली हैं, तो यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न था 2022 में रणजी ट्रॉफी विजेता टीम मध्य प्रदेश के कोच कौन थे, इसका सही जवाब होगा चंद्रकांत पंडित और आदित्य श्रीवास्तव मध्य प्रदेश रणजी टीम के कप्तान थे, तो यह भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न था शून्य की खोज कहां हुई, जो कि एक तथ्यात्मक प्रश्न नहीं है। इस प्रश्न का दोस्तों आपको कई बुक में अलग अलग आंसर देखने को मिलेगा। कुछ बुक में वेस्ट बंगाल दिया हुआ है, तो किसी बुक में उज्जैन और किसी में ग्वालियर। तो यह ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि इसका सही जवाब ऑप्शन के हिसाब से क्या निकलेगा। फिर प्रश्न था निम्नलिखित में से भूकंप के उद्गम बिंदु के रूप में किसे जाना जाता है, तो दोस्तों इसे भूकंपीय केंद्र कहलाता है। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश का पहला शैलाश्रय कहां पर है, तो याद रखिएगा दोस्तों रायसेन जिले की भीमबेटिका की गुफाएं मध्य प्रदेश ही नहीं देश का पहला शैलाश्रय है। और 2003 में दोस्तों भीमबेटिका की गुफाओं को विश्व धरोहर की सूची में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया। और अगर खोज की बात की जाए तो भीमबेटिका की गुफाओं की खोज विष्णु बाकड़कर द्वारा वर्ष 1957 में की गई थी, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न था पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ, दोस्तों लगातार चौथा प्रश्न है ये पानीपत के युद्ध से। तो प्रथम युद्ध दोस्तों बाबर एवं हेमू के बीच हुआ था। हेमू का पूर्ण नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य। फिर प्रश्न था गुप्त काल में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी, तो दोस्तों गुप्त काल में दीनार प्रचलन में थी। फिर प्रश्न था मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा दोस्तों गिरीश गौतम जी मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। फिर प्रश्न था ताजमहल किस मकबरे की तर्ज पर बना है, तो दोस्तों मांडू में स्थित होशंग शाह के मकबरे की तर्ज पर ताजमहल बनाया गया है। फिर प्रश्न था संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, तो याद रखिएगा यह मध्य प्रदेश के सीधी एवं सिंगरौली जिले में स्थित है और इसे वर्ष 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया। फिर एक प्रश्न फीफा वर्ल्ड कप से पूछा गया था। अगला प्रश्न था जोवट परियोजना का संबंध किस जिले से है, तो दोस्तों याद रखिएगा जोवट परियोजना का संबंध धार जिले से है। और अगर नदी का नाम पूछा जाए तो दोस्तों हथनी नदी पर बनी हुई यह एक परियोजना है। अगला प्रश्न था जय विलास पैलेस कहां स्थित है, तो दोस्तों यह सिंधिया परिवार का महल है जो कि ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, याद रखिएगा दोस्तों 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फिर प्रश्न था बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, याद रखिएगा यह है मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में और इसे वर्ष 1865 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया और यह मध्य प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न था असीरगढ़ के किले में सबसे ऊपर जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, इस मस्जिद का निर्माण दोस्तों आदिल शाह चतुर्थ ने कराया था। और अगर वर्ष पूछा जाए तो याद रखिएगा 1599 में इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था। असीरगढ़ का किला जिसे कलौद ए दक्कन या दक्षिण की कुंजी के नाम से जाना जाता है और यह बुरहानपुर जिले में स्थित है।
अगला प्रश्न था अपर लेक बोट क्लब कहाँ स्थित है दोस्तों? भोपाल की बड़ी झील में स्थित अपर बोट क्लब है, जो कि लेक व्यू क्षेत्र में आता है, और इसका सही जवाब था भोपाल। अगला प्रश्न था सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे, पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के रूप नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न था तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ग्वालियर में प्रतिवर्ष तानसेन समारोह का आयोजन होता है, और तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में ही स्थित है। अगला प्रश्न था स्वच्छ भारत योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह स्वच्छता से संबंधित एक योजना है। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश में कितनी आयुध कारखाने हैं? दोस्तों आयुध कारखाने यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, तो मध्य प्रदेश में कुल 6 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं, जिनमें से 4 जबलपुर में, 1 कटनी में एवं 1 इटारसी में स्थित है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न था महाराष्ट्र में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इनकी संख्या 3 है, जिनके नाम है कातकरिया, कोलम और मारिया गौड़। अगला प्रश्न था भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? इस युद्ध अभ्यास का नाम है सिलीनैक्स, और इसका 9वां संस्करण मार्च 2022 में विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न था किस अनुच्छेद कृषि को छोड़कर सभी प्रकार के कर लगाए जाते हैं या लगाए गए हैं? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 246, 246, इसे भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न था लेखा अधिकरण की स्थापना कब हुई? इसमें दोस्तों थोड़ी सी मिसप्रिंट है, ये प्राधिकरण है। लेखा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 1862 में लेखा प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। फिर प्रश्न था निम्नलिखित में से किस देश का कोई भी लिखित संविधान नहीं है? ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब था ब्रिटेन। बाकी ब्रिटेन के अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा इजराइल, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब एवं कनाडा के भी लिखित संविधान नहीं है। तो अगर ऑप्शन में से इन ब्रिटेन के अलावा इनमें से भी कुछ आता तो वह भी उसका सही जवाब था। फिर प्रश्न था भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? इसका सही जवाब होगा दोस्तों 12, और बुक्स में आपको 11 लिखा दिखेगा, क्योंकि सितंबर 2022 में सीपीएसई कंपनी को भी महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, और अब संख्या 11 से बढ़ के 12 हो चुकी है। तो यह फैक्ट भी दोस्तों याद रखिएगा, और यह एक करंट अफेयर का भी प्रश्न बन सकता है इससे कि हाल ही में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों सीपीएसई को। अगला प्रश्न था गणगौर पर्व शिवपुरी में कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों चैत्र मास में। अगला प्रश्न था सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों एशिया महाद्वीप कुल 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न था सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों यह भारत एवं सिंगापुर के बीच होने वाला एक युद्ध अभ्यास है, जो कि वर्ष 1994 से आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न था तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? याद रखिएगा दोस्तों यह गांधार की राजधानी थी। अगला प्रश्न था ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन। ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय था। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हत्या के आरोप में हाल ही में सजा हुई है? तो दोस्तों कुश्ती के खिलाड़ी सुशील कुमार को हाल ही में हत्या के आरोप में सजा हुई है। अगला प्रश्न था वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों सुशील चंद्र अरोड़ा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। फिर प्रश्न था चक्रव्यूह चारबा मंदिर कहां स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा
यह हरदा में स्थित है। चक्रव्यूह चारवा मंदिर। अगला प्रश्न था बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य कब बना? याद रखिएगा दोस्तों 1977 में बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ। फिर प्रश्न था होलकर क्रिकेट स्टेडियम का पुराना नाम क्या था? याद रखिएगा दोस्तों ऊषा राजे सिंधिया ट्रस्ट क्रिकेट मैदान होलकर स्टेडियम का पुराना नाम था। अगला प्रश्न था वनडे क्रिकेट इतिहास का पहला दोहरा शतक किस स्टेडियम में लगाया गया? तो दोस्तों यह ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर द्वारा लगाया गया था। इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न था अरविंद शरद बोबड़े कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश है? तो याद रखिएगा यह दोस्तों 47वें क्रम के न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे। और वर्तमान में दोस्तों मुख्य न्यायाधीश हैं डी वाई चंद्रचूड़ और यह 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। फिर प्रश्न था बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कौन सा प्रदेश पहले स्थान पर है? तो दोस्तों बिहार पहले स्थान पर है, जहां बहुआयामी गरीबी सूचकांक 52% है। अगला प्रश्न था सत्येंद्र लोहिया को तेंजिंग नॉर्वे पुरस्कार कब मिला? याद रखिएगा दोस्तों सत्येंद्र लोहिया एक पैरा स्विमर हैं और यह ग्वालियर के रहने वाले हैं, जिनका जन्म भिंड जिले में हुआ था और इन्हें वर्ष 2020 में तेंजिंग नॉर्वे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर प्रश्न था मेघा परमार का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा दोस्तों यह पर्वतारोही है। फिर प्रश्न था तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ग्वालियर में तानसेन का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न था चिन्नौर चावल के लिए जीआई टैग किसे मिला? दोस्तों बालाघाट जिले को चिन्नौर चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त है। फिर प्रश्न था निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का हिस्सा कौन नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन में 3 शहर बुंदेलखंड के दिए थे और शहडोल बघेलखंड का एक हिस्सा है। अगर बात की जाए बुंदेलखंड की तो दोस्तों सागर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया ये कुछ जिले हैं जो बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। फिर प्रश्न था लाहौर अधिवेशन 1919 की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन 1919 की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न था अहिराई नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों यह भारिया जनजाति से संबंधित एक नृत्य है। अगला प्रश्न था राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी की स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा 1976 में एनआईसी की स्थापना की गई। अगला प्रश्न था केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो इनका नाम है डॉक्टर अनंत बी नागेश्वर। फिर प्रश्न था समुद्रगुप्त ने किसे हराया था? तो याद रखिएगा नागवंश के राजा नागसेन को समुद्रगुप्त ने हराया था। अगला प्रश्न था चंबल नदी मध्य प्रदेश के अलावा और कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है और चंबल नदी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी भी है, यह भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न था वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो दोस्तों दूध, दही, मक्खन एवं फल वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था। अगला प्रश्न था राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। अगला प्रश्न था 2011 में मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात कितना था? तो दोस्तों याद रखिएगा 931 मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात था। फिर प्रश्न था मध्य प्रदेश का दक्षिणतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम वर्ष 2002 में इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है, मध्य प्रदेश का दक्षिणतम राष्ट्रीय उद्यान है। फिर प्रश्न था वायु प्रदूषण रोकने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया है? तो दोस्तों अधिनियम 1981 वायु प्रदूषण रोकने के लिए अधिनियम बनाया गया है। अगला प्रश्न था 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस शहर में सर्वाधिक शिक्षा वृद्धि हुई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है जबलपुर, और यह प्रश्न भी दोस्तों लगातार रिपीट हो रहा है। जबलपुर की साक्षरता दर 81.1% है।
और अगर आपसे न्यूनतम पूछी जाए तो अलीराजपुर की साक्षरता दर मध्य प्रदेश में न्यूनतम है, जो कि 36.1% है। अगला प्रश्न था, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों यह जबलपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 12 जून 1956 को की गई थी। अगला प्रश्न था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था। सही जवाब होगा, भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। फिर प्रश्न है, पाताल पानी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह इंदौर में स्थित एक जलप्रपात है। अगला प्रश्न, भारत के जिब्राल्टर के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों ग्वालियर के किले को भारत के जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब घटित हुई थी? तो याद रखिएगा, 2 और 3 दिसंबर की रात वर्ष 1984 को यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था और जिसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। साथ ही प्रश्न अगर पूछा जाए कि इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो अर्जुन सिंह इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त का शासन काल कब से कब तक रहा? याद रखिएगा दोस्तों, समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश का चौथा शासक था और इसे भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। इसका शासन 350 सन से 380 सन तक रहा। अगला प्रश्न, डॉक्टर लीला जोशी को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, इन्हें चिकित्सा एवं दवाइयों के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से पुरस्कारित किया गया है और डॉक्टर लीला जोशी को ही मध्य प्रदेश की मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने लगातार 22 वर्षों तक जनजातीय क्षेत्र में महिलाओं को एनीमिया रोग के क्षेत्र में कार्य किया है। फिर प्रश्न था, मोती महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन तो मुझे नहीं मिल पाए हैं, बाकी मध्य प्रदेश में ग्वालियर, भोपाल एवं जबलपुर तीनों शहर में मोती महल स्थित है। फिर प्रश्न था, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, वरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। अगला प्रश्न था, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहां हुआ? इसका सही जवाब है दोस्तों मध्य प्रदेश और इसके बारे में भी मैंने विस्तार से दोस्तों एक करंट अफेयर वाली वीडियो में भी डिस्कस किया है और 26 मार्च के पटवारी के एनालिसिस वाली क्लास में भी मैंने काफी विस्तार से इस बारे में डिस्कस किया है। फिर प्रश्न था, इनमें से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरती? तो दोस्तों ऑप्शन में 3 मध्य प्रदेश की नदियों के नाम दिए थे और साथ ही दामोदर नदी का नाम दिया था, जो कि झारखंड में छोटा नागपुर पठार से उद्गम होकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से जाकर मिलती है और यह मध्य प्रदेश में नहीं बहती। फिर प्रश्न था, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश के कौन से क्रम के राज्यपाल हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह मध्य प्रदेश के 19वें राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। फिर प्रश्न था, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह असम में स्थित है और यह दोस्तों अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। फिर प्रश्न था, नासा ने हाल ही में शनि ग्रह के लिए उपग्रह की अंतिम तारीख क्या रखी है? तो दोस्तों इस उपग्रह का नाम है सैटर्न मून और नासा द्वारा वर्ष 2030 इसके लिए डेडलाइन रखी गई है। फिर प्रश्न है, भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं? तो याद रखिएगा 243 कुल ज्ञात गुफाएं भीमबेटका में हैं। फिर प्रश्न था, शारदा माता मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों यह प्रश्न भी रिपीट हुआ है और यह मैहर में स्थित है।
फिर प्रश्न था भोपाल स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? याद रखिएगा दोस्तों, इसका निर्माण कुदसिया बेगम द्वारा कराया गया था। फिर प्रश्न था अलाउद्दीन खां का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से था? दोस्तों, अलाउद्दीन खां जो कि एक प्रसिद्ध सरोद बाधक थे और इनका संबंध मध्य प्रदेश के मैहर से था। प्रतिवर्ष मैहर में ही अलाउद्दीन खां समारोह का आयोजन भी किया जाता है। फिर प्रश्न था पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? याद रखिएगा, अनुच्छेद 40 जो कि 73वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1992 में पारित किया गया 1992, और इसे पूर्ण रूप से लागू करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश ही था, यह भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न था मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 12 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में यह 1077 किलोमीटर प्रवाह करती है। इसका उद्गम अमरकंटक से होता है और खंबात की खाड़ी में जाकर यह अरब सागर से मिलती है। फिर प्रश्न था लोहे की खोज सर्वप्रथम कब की गई? तो दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार लोहे की खोज 1200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है। और एक प्रश्न आता है कि वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग किया जाता था? तो याद रखिएगा, तांबे का प्रयोग वैदिक काल में किया जाता था। फिर प्रश्न था हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? याद रखिएगा, वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। फिर प्रश्न आता है नागपुर का अधिग्रहण कब किया गया? याद रखिएगा, वर्ष 1853 में नागपुर का अधिग्रहण किया गया। फिर प्रश्न था फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसे भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न था सेबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सेबी का पूर्ण रूप होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में की गई थी। फिर प्रश्न था भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो दोस्तों, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम था परम 8000 और इसका निर्माण पुणे की सीडेक कंपनी द्वारा किया गया था, तो इसे भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न था जबलपुर की साक्षरता दर कितनी है? दोस्तों, तीसरी बार रिपीट हुआ है यह क्वेश्चन, पैटर्न अलग रहता है पूछने का, बाकी पूछी हर बार एक ही चीज जाती है, तो याद रखिएगा 81.1%। फिर प्रश्न था हड़प्पा सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों, लोथर बंदरगाह हड़प्पा सभ्यता के समय एकमात्र बंदरगाह था जो कि होगबो नदी के तट पर स्थित था, इसे भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न था ईएमआई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों, याद रखिएगा इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई का पूर्ण रूप होता है। फिर प्रश्न था खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिएगा, चंदेल वंश के प्रसिद्ध राजा धंगदेव ने खजुराहो के पार्श्वनाथ एवं विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। वहीं विद्याधर ने खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न था विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न था ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? कहां से हुई? तो याद रखिएगा, ग्रीस से। वर्ष 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई और ग्रीस की राजधानी दोस्तों एथेंस है। फिर प्रश्न था बूट फाइल किस मेमोरी में रहती है? दोस्तों, यह कंप्यूटर का प्रश्न है। बूट फाइल दोस्तों रोम मेमोरी में रहती है और इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। फिर प्रश्न था निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो याद रखिएगा, छगन भाई
मंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। फिर प्रश्न था, ये दोस्तों मिसप्रिंट है यहाँ पे, XLS किसकी एक्सटेंशन की होती है? तो दोस्तों यह MS एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक्सटेंशन की होती है। और XML का पूर्ण रूप पूछा जाता है तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, तो इसे भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, मध्य प्रदेश से उत्तर दिशा की ओर कौन सी नदी प्रवाह करती है? तो दोस्तों चंबल नदी मध्य प्रदेश से उत्तर दिशा की ओर प्रवाह करती है। और भी करती है लेकिन ऑप्शन में चंबल नदी दिया हुआ था। फिर प्रश्न था, सतपुड़ा अभ्यारण्य नर्मदा नदी की किस दिशा में स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सतपुड़ा अभ्यारण्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नर्मदा नदी के दक्षिण दिशा में स्थित है। फिर प्रश्न था, मध्य प्रदेश से कौन सी नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब भी ऑप्शन के हिसाब से चंबल नदी ही था, जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है। फिर प्रश्न था, निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों साइंस का प्रश्न है, याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। फिर प्रश्न था, भारत में 1720 से, दोस्तों यहां मिसप्रिंट है, मध्य प्रदेश में 1720 से 1760 तक किसका शासन रहा? तो दोस्तों 1720 से 1760 तक मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मराठों का शासन रहा। फिर प्रश्न था, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न था, सतपुड़ा की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप सभी जानते होंगे, पचमढ़ी, जो कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है और इसे सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। फिर प्रश्न था, महात्मा गांधी को पहली बार जेल कब हुई? तो याद रखिएगा 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को पहली बार जेल हुई। अगला प्रश्न था, मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा बृहद्रथ मगध साम्राज्य का संस्थापक था। फिर प्रश्न था, हाइग्रोमीटर की खोज किसने की? तो दोस्तों लियोनार्डो दा विंची ने हाइग्रोमीटर की खोज की। और हाइग्रोमीटर दोस्तों वायु से या हवा से आर्द्रता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर प्रश्न था, 1919 में कौन सा टाइगर रिजर्व बनाया गया? तो दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को 1919 में टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न था, तंत्रिका तंत्र की कौन सी कोशिका सबसे ज्यादा उत्तेजित रहती है? तो दोस्तों न्यूरॉन तंत्रिका सबसे ज्यादा उत्तेजित रहती है। फिर प्रश्न था, IFC संस्था की स्थापना कब की गई? तो 1956 में IFC संस्था की स्थापना की गई। और IFC का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल फंड कॉरपोरेशन, इसे भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों यह विज्ञान का प्रश्न है और अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न था, भारत भवन का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों भारत भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। अगला प्रश्न था, कैमूर श्रेणी मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों कैमूर श्रेणी विंध्याचल पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है और यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न था, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों महादेव पर्वत पर स्थित धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और साथ ही यह मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट 1352 मीटर है। अगला प्रश्न था, नवीन स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार नवजात शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो दोस्तों 28 प्रति 1000। अगला प्रश्न था, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे, लाल चींटियों में, बिच्छू के डंक में एवं मधुमक्खियों में फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फिर प्रश्न था, पचमढ़ी की खोज किसने की? तो दोस्तों याद रखिएगा जेम्स फॉसेट ने पचमढ़ी की खोज 1857 में पचमढ़ी की खोज की। और पचमढ़ी मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे वर्ष 1999 में भारत सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर घोषित किया गया और वर्ष 2003 में इसे यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर घोषित किया गया। फिर प्रश्न था, न्यूलैंड ने कितने तथ्यों का वर्गीकरण किया? तो दोस्तों उनके द्रव्यमान के आधार पर 56 तथ्यों का वर्गीकरण न्यूलैंड ने किया।
अगला प्रश्न था गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर जी का मान कितना होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर आपसे कैपिटल जी के बारे में पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर रहता है। इसे भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न था एलपीजी में गंध को पहचानने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो दोस्तों एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है जो कि गंधहीन गैसें होती हैं, और इसी वजह से इसमें इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है ताकि अगर लीकेज हो तो उसका पता लगाया जा सके। फिर प्रश्न था क्रिकेटर संध्या अग्रवाल ने कितने टेस्ट मैच खेले। तो याद रखिएगा दोस्तों, इन्होंने 13 टेस्ट मैच खेले। अगला प्रश्न था पलक मुच्छल का संबंध किस शहर से है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इनका संबंध इंदौर से है। अगला प्रश्न था विश्वामित्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों इसे खेल शिक्षकों को, या जिन्हें अपन कोच कहते हैं, कोच को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। फिर प्रश्न था सत्येंद्र लोहिया का संबंध किस जिले से है। तो याद रखिएगा, सत्येंद्र लोहिया का जन्म मध्य प्रदेश के भिंड जिले में हुआ था, और यह ग्वालियर के रहने वाले हैं, जिन्हें तेंजिंग नॉर्वे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और साथ ही याद रखिएगा दोस्तों, यह एक पैरा स्विमर है। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश के किन जिलों की सीमा गुजरात राज्य को छूती है। तो याद रखिएगा, झाबुआ एवं अलीराजपुर की सीमा गुजरात राज्य को छूती है। फिर प्रश्न था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई। वर्ष 1925 में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। अगला प्रश्न था हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों हुमायूं जो कि दूसरा मुगल बादशाह था, और इनका मकबरा दिल्ली में स्थित है। फिर प्रश्न था भारत किस योजना के तहत स्वतंत्र हुआ। तो दोस्तों यह माउंटबेटन योजना के तहत स्वतंत्र हुआ। माउंटबेटन दोस्तों ब्रिटिश भारत के आखिरी वायसराय थे। फिर प्रश्न था निम्नलिखित में से किसे कुमार गंधर्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए हैं। बाकी कुमार गंधर्व पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नेशनल लेवल पे दिए जाने वाला एक पुरस्कार है। और अगर इसकी शुरुआत पूछी जाए तो याद रखिएगा दोस्तों, वर्ष 1992 से कुमार गंधर्व पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। फिर प्रश्न था मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय किस वर्ष बनाया गया। तो दोस्तों यह 1954 में छिंदवाड़ा और 2013 में भोपाल में बनाया गया। अब ऑप्शन में अगर इन दोनों में से जो भी था वह उसका सही उत्तर होगा। फिर प्रश्न था सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किन दो नदियों के बीच सीमा बनाती है। तो दोस्तों नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जल विभाजक का कार्य करती है और सीमा बनाती है। फिर प्रश्न था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस के समय भारत का वायसराय कौन था। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय था। अगला प्रश्न था महाजनपद काल में कौन सी महाजनपद लोकतांत्रिक थी। तो दोस्तों कुल 16 महाजनपदों में से बज्जी एवं मल्ल जो कि दक्षिण भारत की महाजनपद हैं, यह लोकतांत्रिक थी, और बाकी बची हुई 14 राजतांत्रिक महाजनपदें थी। फिर प्रश्न था किशोर कुमार सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों यह सम्मान सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न था जिज्ञासा राजपूत का संबंध किस क्षेत्र से है। तो दोस्तों यह एक मुक्केबाज हैं और यह भोपाल की रहने वाली हैं, और अभी हाल ही में इन्हें एशिया चैंपियनशिप के लिए भी चुना गया है, यह भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न था केंद्रीय राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में 7 परियोजनाओं का उद्घाटन मध्य प्रदेश के किस शहर से किया। तो दोस्तों इन्होंने रीवा से इन परियोजनाओं का शुभारंभ किया। फिर प्रश्न था केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। दोस्तों यह पन्ना नेशनल पार्क में स्थित एक अभ्यारण्य है जो कि घड़ियाल संरक्षणों के लिए बनाया गया है। फिर प्रश्न था भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। तो दोस्तों यह मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अगला प्रश्न था सलमान खान का जन्म कहाँ हुआ। तो दोस्तों याद रखिएगा, सलमान खान का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। फिर प्रश्न था आनंद अवस्थी का संबंध किससे है। तो दोस्तों यह एक संगीतकार है।
अगला प्रश्न था राज्य के नीति निर्देश तथ्यों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली को समर्थन दिया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली को समर्थन दिया है। फिर प्रश्न था मटकी नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्रचलित एक नृत्य है। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब होगा मंडला। मैं आपको बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश के कुल 8 जिले महाराष्ट्र राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जिनके नाम है खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा एवं बालाघाट। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा यह होलकर स्टेडियम में इंदौर में स्थित है। फिर प्रश्न था जॉर्ज कैसल भवन की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों जॉर्ज कैसल भवन शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में स्थित है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 484 मीटर है। फिर प्रश्न था भारतीय सर्वेक्षण, यहां मिसप्रिंट है दोस्तों, भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों डॉक्टर एम राजू भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष है। भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग को दोस्तों जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न था बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो दोस्तों सापला, जिसे कुमुद नाम से भी जाना जाता है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल है। फिर प्रश्न था फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो याद रखिएगा अर्जेंटीना की टीम ने फ्रांस की टीम को हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता। अगला प्रश्न था भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसे मैंने अपनी नेशनल लेवल के जीके वाली क्लास में काफी विस्तार से डिस्कस किया है, तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो एक बार उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। फिर प्रश्न था 1946 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा लियाकत अली खान, भारत के वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न था आशा पारेख का संबंध कहां से है? तो दोस्तों याद रखिएगा इनका संबंध मुंबई महाराष्ट्र से है। फिर प्रश्न था जम्मू कश्मीर को किस सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा इसे समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला प्रश्न था तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों इनका नाम है सामिया हसन, जो कि तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अगला प्रश्न था 1813 में ब्रिटिश संसद में कौन सी बैठक हुई? तो दोस्तों यह 5वीं बैठक थी जो 1813 में ब्रिटिश संसद में हुई। अगला प्रश्न था यहां मिसप्रिंट है दोस्तों, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कब किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वर्ष 2002 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी रख दिया गया और यह प्रश्न भी दोस्तों 2 से 3 बार लगातार रिपीट हुआ है। फिर प्रश्न था किस स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट बोर्ड का मुख्यालय स्थित है? दोस्तों यहां इन्होंने बीसीसीआई का हेडक्वार्टर पूछा है और यह वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। फिर प्रश्न था महिला एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों इंडिया की टीम ने श्रीलंका को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। अगला प्रश्न था राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनल कहां स्थित है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ग्वालियर, ग्वालियर में राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनल स्थित है। अगला प्रश्न था केन बेतवा लिंक परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो दोस्तों यह पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण किस सूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों याद रखिएगा यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, इसके बाद मैं विज्ञान एवं कंप्यूटर के भी आए हुए प्रश्न डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि लगातार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं और हो सकता है इन्हीं में से कोई प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को। फिर प्रश्न था मांडू महल का निर्माण किस शताब्दी में किया गया? तो दोस्तों यह 1459 से 1500 ईस्वी के मध्य बाज बहादुर ने कराया था। मांडू में ही दोस्तों जहाज महल, खरबूजा महल एवं बाज बहादुर का महल स्थित है। मांडू में ही होशंग शाह का मकबरा है और कहा जाता है कि ताजमहल इसी की तर्ज पर बनाया गया है। अगला प्रश्न था
उड़िया भाषा को किस सूची में रखा गया है? तो दोस्तों इसे 8वीं सूची में रखा गया है। फिर प्रश्न था दतिया का किला या दतिया का महल किस शैली में बनाया गया है? तो दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा, दतिया के महल को सतखंडा महल के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण वीर सिंह देव ने कराया था और यह राजपूतानी एवं मुगल शैली में बना एक महल है। फिर प्रश्न था सोडियम का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों सोडियम को Na से दर्शाया जाता है। फिर प्रश्न था टिन का प्रतीक चिन्ह क्या है? इसे दोस्तों Sn से दर्शाया जाता है और यह आवर्त सारणी के समूह 14 का सदस्य है जिसका परमाणु संख्या 50 है, एटॉमिक नंबर, तो इसे भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न था किसी देश की मुद्रा अगर गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे अवमूल्य कहते हैं। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश में तीधरा बोटिंग क्लब कहां स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ग्वालियर। तीधरा बोटिंग क्लब ग्वालियर में स्थित है। फिर प्रश्न था कमलापति महल कहां स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा भोपाल और इसका नाम गिरौरगढ़ के शासक निजाम शाह की रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। साथ ही आपको याद दिलाना चाहूंगा हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम भी रानी कमलापति के नाम पर ही रखा गया है। फिर प्रश्न था संत सिंगाजी ताप विद्युत गृह बिजली परियोजना की क्षमता कितनी है? तो दोस्तों इसकी क्षमता है 600 मेगावाट और याद रखिएगा दोस्तों यह मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित है। संत सिंगाजी का मेला भी दोस्तों खंडवा जिले में ही आयोजित किया जाता है और संत सिंगाजी की समाधि भी खंडवा जिले में स्थित है। तो दोस्तों इससे भी प्रश्न बनता है। फिर प्रश्न था एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्य की जिम्मेदारी मिल सकती है, यह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो दोस्तों इसे संविधान संशोधन 1956 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। फिर प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरवंश राय बच्चन की है? तो दोस्तों यह प्रश्न आज की दोनों शिफ्टों में पूछा गया है। फर्स्ट शिफ्ट में इसका सही जवाब था क्या भूलूं और क्या याद रखूं, यह हरवंश राय बच्चन की रचना है। और सेकंड शिफ्ट में भी यह प्रश्न आया था जिसमें ऑप्शन में मधुशाला इसका सही ऑप्शन था। तो याद रखिएगा क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की रचना है। साथ ही मधुशाला, मधु कलश एवं सतरंगी भी हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। फिर प्रश्न था गुप्त काल के सबसे ज्यादा शिलालेख किसके प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों गुप्त काल के समुद्रगुप्त के शिलालेख सबसे ज्यादा 18 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। फिर प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन से रोग गंदगी या सफाई ना होने के कारण फैलते हैं? तो दोस्तों इसके ऑप्शन तो स्टूडेंट नहीं बता पाए, बाकी डायरिया, वायरल बुखार एवं पेट के संक्रमण और पीलिया, यह सभी गंदगी द्वारा फैलने वाले रोग हैं। फिर प्रश्न था एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों एनीमिया रोग रक्त में आयरन की कमी से होता है। अगर ऑप्शन में दोस्तों अगर आयरन नहीं दिया होता तो एनीमिया रोग रक्त की कमी के कारण भी होता है। आयरन की कमी के कारण शरीर में रक्त की कमी होने लगती है जिसे एनीमिया रोग कहते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से आयरन सही था, लेकिन अगर रक्त की कमी भी दिया होता तो यह भी ऑप्शन इसका सही हो सकता था। फिर प्रश्न था वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो दोस्तों कराकस वेनेजुएला की राजधानी है। अगला प्रश्न था फतेहगढ़ का किला कहां स्थित है? तो दोस्तों यह भोपाल में स्थित है और इस किले का निर्माण मोहम्मद खान ने 1726 सन में अपनी बेगम फतेह के नाम पर कराया था। इसे भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से झारखंड मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है। इस टॉपिक को मैंने मध्य प्रदेश की भौगोलिक दृष्टि वाली क्लास में काफी विस्तार से डिस्कस किया है। अगर आपने वह नहीं देखी है तो एक बार उसे जाकर जरूर देखिए, जिसमें मैंने मध्य प्रदेश की सभी सीमाओं एवं उनके क्षेत्रों के बारे में विस्तार से डिस्कस किया है। शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात एवं महाराष्ट्र शामिल हैं। तो याद रखिएगा। फिर प्रश्न था पेंच राष्ट्रीय उद्यान में गिद्धों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों कुल गिद्धों की संख्या 574 है, जिनमें से 55 वयस्क
गिद्ध मौजूद है। फिर प्रश्न था तोरण किला कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यह महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है और यह शिवाजी महाराज का किला है। फिर प्रश्न था सिंधिया राजवंश ने उज्जैन को कब अपने क्षेत्र में मिलाया, तो दोस्तों 1737 सन में सिंधिया राजवंश ने उज्जैन को अपने क्षेत्र में मिलाया। और दोस्तों मध्य प्रदेश के इतिहास वाले चैप्टर में मैंने मध्य प्रदेश के सभी राजवंशों के बारे में विस्तार से डिस्कस किया है और देखा जा रहा है कि डेली पटवारी में 1 से 2 प्रश्न मध्य प्रदेश के इतिहास से पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसे जाकर जरूर देखिए। फिर प्रश्न था मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, जो कि वर्ष 1889 से 1990 तक मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही। और अगर ऑप्शन में आपसे डेट पूछ ली जाती तो याद रखिएगा 31 मार्च 1889 से 6 फरवरी 1990 तक सरला ग्रेवाल राज्यपाल रही। और अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो याद रखिएगा उमा भारती जी मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। फिर प्रश्न था वर्ष 2022 के लिए स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर कौन रहा, इसका सही जवाब होगा मैक्स वेरेस्टेपेन। यहां दोस्तों थोड़ी सी मिसप्रिंट है, वेरेस्टेपेन, और यह बेल्जियम के रहने वाले F1 रेसर है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा इसी श्रेणी में भारत से नीरज चोपड़ा का नाम भी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। नीरज चोपड़ा जो कि एक एथलीट है और इन्होंने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है, इसे भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न था इंडियन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन कहां पर स्थित है, तो दोस्तों यह राजधानी भोपाल में स्थित है। फिर प्रश्न था मध्य प्रदेश में गेहूं का वर्तमान समर्थन मूल्य कितना है, दोस्तों समर्थन मूल्य को MSP नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कई बार लोग इसे मिनिमम सेलिंग प्राइस समझते हैं, बाकी इसका मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और यह गेहूं के लिए 2125 रुपए है। फिर प्रश्न था फूलों में रंग किसकी वजह से होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा एंथोसाइनिन की वजह से फूलों में रंग होता है। फिर प्रश्न था पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं, दोस्तों इसे पर्यावरण विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न था चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसे पिपीली का विज्ञान कहते हैं और यह मिर्मेकोलॉजी की एक शाखा है। आप सभी जानते होंगे मिर्मेकोलॉजी यानी कि कीट विज्ञान कहलाता है। फिर प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक है, तो दोस्तों नील हरित शैवाल प्रोकैरियोटिक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों याद रखिएगा कंचनजंगा, जिसकी हाइट 8586 मीटर है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह सिक्किम में भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न था CTRL+9 का उपयोग MS एक्सेल में क्यों किया जाता है, दोस्तों इसका प्रयोग रो को हाइड करने के लिए किया जाता है। फिर प्रश्न था मध्य प्रदेश में किस स्तंभ को खाम बाबा के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों गरुड़ ध्वज जो कि विदिशा में स्थित है और इसका निर्माण हेलियोडोरस ने भागवत धर्म से प्रभावित होकर कराया था, इसे ही खाम बाबा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न था भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई है, तो दोस्तों 15 अगस्त वर्ष 1995 में विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा भारत में इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न था इंदिरा सागर बांध कहां स्थित है, दोस्तों इंदिरा सागर बांध के बारे में भी मैंने काफी विस्तार से डिस्कस किया है और यह खंडवा के पुनासा में स्थित है। एक प्रश्न आया था पहले किसी शिफ्ट में कि हनुवंतिया टापू कहां स्थित है, तो दोस्तों इंदिरा सागर बांध के जलाशय में नर्मदा नदी का एक टापू है हनुवंतिया, तो इसे भी आप याद रखिएगा और बाकी आप डिटेल क्लास भी एक बार जरूर देखिएगा। अब जान लेते हैं विज्ञान में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसमें पूछा गया था विटामिन ई का रासायनिक नाम, साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ई, तो याद रखिएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल
और दोस्तों विटामिन के रासायनिक नाम से संबंधित प्रश्न भी लगातार पूछे जा रहे हैं। तो मैंने अपनी एनालिसिस वाली वीडियोस में ही सभी विटामिन के नामों के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने भाई नहीं देखा है तो उसे भी एक बार जाकर जरूर देखिए। फिर प्रश्न था कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। तो दोस्तों रक्त समूह ओ यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। वहीं रक्त समूह ए बी सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। इसे भी आप याद रखिएगा। फिर प्रश्न था चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने से उसका रंग कैसा हो जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों उसका रंग दूधिया हो जाता है। अगला प्रश्न था यूरिया का निर्माण कहां होता है। तो दोस्तों मानव शरीर में यकृत में यानी कि लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। फिर प्रश्न था कार्बन का अपरूप क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा ग्रेफाइट, कोयला एवं हीरा और भी कई होते हैं कार्बन के अपरूप होते हैं। और ऑप्शन में दोस्तों हीरा और ग्रेफाइट दिया हुआ था। इसका सही जवाब हीरा एवं ग्रेफाइट था। फिर प्रश्न था पौधे का आहार कारखाना कहां होता है। इसका मतलब है दोस्तों पौधे को ऊर्जा कहां से मिलती है। तो याद रखिएगा पौधे में पत्तियों को आहार कारखाना कहा जाता है। फिर प्रश्न था कौन सी ऐसी कोशिका है जिसमें सबसे कम कोशिका विभाजन होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल में कोशिका विभाजन सबसे कम होता है। फिर प्रश्न था नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों नाखूनों में केराटिन होता है। फिर एक प्रश्न प्रकाश संश्लेषण से पूछा गया था। अगला प्रश्न था शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो दोस्तों 33 डिग्री सेल्सियस 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन में दोस्तों सेल्सियस में पूछा था तो इसका सही जवाब था। और एक किसी शिफ्ट में दोस्तों फ़ारेनहाइट में भी पूछा गया है तो इसे भी आप याद रखिएगा। फिर प्रश्न था भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स भोजन का सबसे अनिवार्य अवयव है। फिर प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स ही मानव शरीर में ईंधन का कार्य करते हैं। फिर प्रश्न था कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है। तो दोस्तों यह स्टार्च का बना होता है। और यह प्रश्न दोस्तों और भी कई एग्जाम से पूछा जा चुका है। फिर प्रश्न था शहद का मुख्य घटक क्या है। तो दोस्तों यह फ्रक्टोज है। और यह प्रश्न 2 से 3 शिफ्ट में पूछा जा चुका है। फिर प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा आपको तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो दोस्तों ग्लूकोज आपको तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। अगला प्रश्न था मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों इसका मुख्य कारण है लैक्टिक अम्ल का संचय। फिर है प्रश्न प्रोटॉन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है प्रोटीन बनाने के लिए। अगला प्रश्न था कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा विटामिन ई एवं विटामिन ए। अगला प्रश्न था मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो दोस्तों फिश लीवर ऑयल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। फिर प्रश्न था विटामिन के किसके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों रक्त स्कंदन के लिए विटामिन के बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर प्रश्न था विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, मैं सभी विटामिन के रासायनिक नाम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। फिर प्रश्न था परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों यह नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। फिर प्रश्न था किस फसल द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। तो दोस्तों लेग्यूम फसल द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। और लेग्यूम फसल दोस्तों जो फली वाले पेड़ होते हैं या पौधे होते हैं वह जैसे मटर। फिर प्रश्न था बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो याद रखिएगा दोस्तों बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। और एल्यूमिनियम दोस्तों भारत में सर्वाधिक उड़ीसा राज्य में पाया जाता है तो यह भी याद रखिएगा।
फिर प्रश्न था ट्रांसमीटर क्या कार्य करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ट्रांसमीटर का कार्य होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचालित करना, जिसके एग्जाम्पल है रेडियो एवं दूरदर्शन की तरंगें। फिर प्रश्न था एंटीबायोटिक का क्या कार्य है। तो याद रखिएगा दोस्तों, एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों के बने पदार्थ होते हैं जो कि अन्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं, और इसका एग्जाम्पल है दोस्तों पेनिसिलिन, जो कि मानव द्वारा निर्मित पहला एंटीबायोटिक था। फिर प्रश्न था एंटीबॉडी का निर्माण कहां होता है। याद रखिएगा दोस्तों, एंटीबॉडी का निर्माण अस्थि मज्जा या जिसे बोन मैरो कहा जाता है में होता है। फिर प्रश्न था प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाए हुए बल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे दाब कहते हैं, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाए हुए बल को। और एक प्रश्न और आया था कि दाव का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों इसका जवाब होगा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया हुआ बल। फिर प्रश्न था नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। तो जैसा आप सभी जानते होंगे, नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। फिर प्रश्न था डिप्थीरिया रोग किसके कारण होता है। तो दोस्तों यह कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरियम के कारण होता है। फिर प्रश्न था कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं। तो दोस्तों माइक्रोकॉन्डिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। फिर प्रश्न था दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखिएगा, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। फिर प्रश्न था वेग का सूत्र क्या है। तो दोस्तों विस्थापन अपॉन समय वेग का सूत्र होता है। फिर प्रश्न था किस अंग के संक्रमित होने से पीलिया रोग होता है। तो दोस्तों यकृत यानी कि लीवर के संक्रमित होने से पीलिया रोग होता है। फिर प्रश्न था सिस्टमा नेचुरी में किसका वर्णन है। तो दोस्तों सिस्टमा नेचुरी में वनस्पति का वर्णन है। फिर एक गुरुत्वाकर्षण के नियम से प्रश्न पूछा गया था। फिर प्रश्न था एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा CnH2n+2 एल्केन का रासायनिक सूत्र होता है। फिर प्रश्न दोस्तों शहद में क्या पाया जाता है, यह भी रिपीट हुआ है, और शहद में फ्रक्टोज पाया जाता है। अगला प्रश्न था कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो याद रखिएगा कार्बन की संयोजकता 4 होती है। किसी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों जितनी परमाणु क्रमांक होते हैं उतनी ही उसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है। अगला प्रश्न था तंत्रिका कोशिका को कौन सा विटामिन प्रभावित करता है। तो याद रखिएगा विटामिन B12 तंत्रिका कोशिका को प्रभावित करता है। और प्रश्न आता है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। तो याद रखिएगा विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से किससे संक्रामक बीमारियों से बचाव संभव है। तो दोस्तों ऑप्शन में मास्क दिया हुआ था, और मास्क से संक्रमित बीमारियों से बचाव संभव है। फिर प्रश्न था खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो जैसा आप सभी जानते होंगे विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, और विटामिन सी का मुख्य स्रोत आंवला होता है, इसे भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एवं विटामिन ए वसा में घुलनशील होते हैं, और विटामिन बी एवं विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न था विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों फाइलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। फिर प्रश्न था किस विटामिन की कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं। तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं, और विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश, और इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, तो यह भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न था एलपीजी का पूर्ण रूप। तो दोस्तों लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का पूर्ण रूप है, और यह ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। अब जान लेते हैं कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आईपी का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो दोस्तों आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर प्रश्न पूछा गया था एचटीटीपी का। तो दोस्तों याद रखिएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है एचटीटीपी का पूर्ण रूप। और दोस्तों फुल फॉर्म से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने A to Z जितने भी कंप्यूटर से संबंधित
एब्रिब्रेशन या फुल फॉर्म्स होते हैं उस वीडियो में डिस्कस किए हैं, और पटवारी एग्जाम की हर एक शिफ्ट में आपको एक प्रश्न इससे देखने को जरूर मिला है, तो उस वीडियो को जाकर एक बार आप ध्यान से जरूर देखिए। फिर प्रश्न था किसी प्रिंटर का आउटपुट किसमें मापा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रिंटर के आउटपुट को डीपीआई में मापा जाता है और इसका मतलब होता है डॉट पर इंच। फिर प्रश्न था जीआईएस का पूर्ण रूप क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस का पूर्ण रूप होता है। फिर प्रश्न था माउस किस प्रकार का डिवाइस है। तो दोस्तों, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, और अगर ऑप्शन में आपको पॉइंटिंग ना मिले तो फिर इसे इनपुट डिवाइस की श्रेणी में भी ले सकते हैं, बाकी सही जवाब इसका पॉइंटिंग डिवाइस ही होगा। फिर प्रश्न था एक ही समय में दो दिशाओं में कम्युनिकेशन चैनल किस मोड में होता है। तो दोस्तों, यह फुल डुप्लेक्स चैनल में या सिर्फ डुप्लेक्स भी लिखा मिल सकता है आपको, में एक बार में दोनों दिशाओं में कम्युनिकेशन पॉसिबल है। वहीं अगर सिंप्लेक्स की बात की जाए तो सिंप्लेक्स में सिर्फ एक ही दिशा में कम्युनिकेशन होता है, जिसके एग्जाम्पल टीवी, रेडियो, यह सभी है। और तीसरा होता है हाफ डुप्लेक्स, जिसमें दोनों दिशाओं में कम्युनिकेशन होता है पर एक समय में सिर्फ एक दिशा में होता है, और इसका उदाहरण है वॉकी टॉकी। फिर प्रश्न था एसएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है। तो याद रखिएगा, एसएमपीएस का पूर्ण रूप होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। फिर प्रश्न आया था इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों, यह कुछ मेमोरी की यूनिट्स दी थी और सही वाला जवाब था 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। फिर प्रश्न था कैड का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों, कंप्यूटर एडेड डिवाइस कैड का पूर्ण रूप होता है। फिर प्रश्न था स्कैनर कैसा डिवाइस है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। फिर 128 बिट से संबंधित कुछ प्रश्न था जो कि प्रश्न नहीं मिल पाया है। रोम का फुल फॉर्म पूछा था, तो रोम का दोस्तों रीड ओनली मेमोरी रीड रोम का फुल फॉर्म होता है। और यह प्रश्न दोस्तों 2 से 3 बार अलग अलग शिफ्टों में रिपीट हो चुका है। फिर प्रश्न था मदरबोर्ड हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मदरबोर्ड एक हार्डवेयर है। फिर एआई का पूर्ण रूप पूछा था, तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का पूर्ण रूप होता है। फिर वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मेमोरी से प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, रैम जो होती है वह वोलेटाइल मेमोरी होती है जो कि पावर बंद होने पर अपनी मेमोरी लॉस्ट कर देती है, और रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जो कि पावर कट होने के बाद भी अपने मेमोरी सेव रखती है। फिर प्रश्न था सबसे बड़ा कंप्यूटर किस पीढ़ी का था। तो दोस्तों, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर था, जिसमें वैक्यूम ट्यूब स्विचिंग डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे। कई जगह आपको वैक्यूम ट्यूब की जगह बल्ब लिखा भी मिल सकता है। फिर प्रश्न था कैश मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, यह 3 प्रकार की होती है। फिर प्रश्न था माउस का आविष्कार किसने किया। तो याद रखिएगा दोस्तों, डगलस ईगल वर्ड ने माउस का आविष्कार किया था। फिर प्रश्न आया था एसक्यूएल का पूर्ण रूप। तो दोस्तों, यह प्रश्न कई एग्जाम में, पटवारी के अलावा भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। एसक्यूएल का पूर्ण रूप होता है स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। तो फादर ऑफ द कंप्यूटर आप सभी जानते होंगे, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ द कंप्यूटर माना जाता है, और इन्होंने एनालिटिक इंजन की खोज की थी, तो यह भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न था WWTT का पूर्ण रूप। तो इसका पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड टच टेक्नोलॉजी। इसे भी आप याद रखिएगा। फिर प्रश्न था लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो दोस्तों, लैपटॉप एक माइक्रो कंप्यूटर है। जनरली लोग लैपटॉप और पीसी को मिनी कंप्यूटर की श्रेणी में समझते हैं, बाकी यह माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। फिर प्रश्न था CTRL+Y किस चीज की शॉर्टकट की है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह रीडू की शॉर्टकट की है, और CTRL या Ctrl+Z होती है अंडू की शॉर्टकट की, तो इसे भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न था माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग होते थे।
तो मैं आपको बताना चाहूंगा चौथी एवं पांचवी पीढ़ी दोनों में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI का प्रयोग किया जाता था, जिसका मतलब था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ULSI का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और ऑप्शन में 1 2 3 4 दिया था, तो इसका सही जवाब चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर था। फिर प्रश्न था सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी जानते होंगे Ctrl+S का प्रयोग किया जाता है सेव करने के लिए। फिर प्रश्न था अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया Ctrl+Z का प्रयोग अंडू करने के लिए किया जाता है। फिर प्रश्न था कंप्यूटर की कीबोर्ड पर स्विफ्ट और अल्ट कुंजियां किसका उदाहरण है। तो दोस्तों यह सभी मॉडिफायर कुंजियां हैं, स्विफ्ट, अल्ट और कंट्रोल भी इसी के अंतर्गत आती है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा F1 से लेके F12 तक की कुंजियां फंक्शन कुंजी कहलाती हैं, और 0 से लेकर 9 तक की कुंजियां को न्यूमेरिक कुंजी की श्रेणी में रखा गया है। इसे भी आप याद रखिएगा। रोम का पूर्ण रूप फिर रिपीट हुआ, रीड ओनली मेमोरी। फिर प्रश्न था स्क्रीनशॉट के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों विंडो लोगो की और प्रिंट स्क्रीन बटन का प्रयोग स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। फिर प्रश्न था निम्नलिखित में से किस प्रकार का नेटवर्क अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र को आच्छादित करता है। तो दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क वैन सर्वाधिक क्षेत्र कवर करता है। फिर प्रश्न था VPN का पूर्ण रूप। तो इसका पूर्ण रूप होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। फिर प्रश्न था नेटवर्क मॉडल के संदर्भ में OSI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो दोस्तों ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल का पूर्ण रूप होता है, जिसमें कुल 7 लेयर होती हैं। फिर प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउजर नहीं है। तो दोस्तों HTML एक लैंग्वेज है, और बाकी के ऑप्शन में 3 वेब ब्राउजर दिए हुए थे, तो इसका सही जवाब था HTML। फिर प्रश्न था PROM का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक होता है EPROM, तो इसका पूर्ण रूप होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और फिर एक होता है EEPROM, तो इसका पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इन्हें भी याद रखिएगा, हो सकता है आपकी शिफ्ट में यह पूछ लिया जाए। फिर प्रश्न था GUI का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का पूर्ण रूप होता है। फिर प्रश्न था MS वर्ड में अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं। तो दोस्तों 10% से लेकर 500% तक MS वर्ड में जूम किया जा सकता है। और अगर आपसे MS एक्सेल के बारे में पूछा जाता तो 10% से लेकर 400% तक MS एक्सेल में जूम किया जा सकता है। इन्हें भी दोस्तों याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो स्टूडेंट्स के माध्यम से मुझे मिल सके हैं। आशा करता हूं आपको यह उपयोगी साबित होंगे। इसके अलावा आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा 6 अप्रैल से अथर्व एकेडमी पर जेल प्रहरी, वन रक्षक एवं MP पुलिस के लिए क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो अगर आप इनमें से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि शुरू से सिलेबस आप कवर कर सकें। और अगर आपने अभी तक पटवारी के प्रैक्टिस सेट वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो अथर्व एकेडमी चैनल पर जाकर एक बार उन्हें भी जरूर देखिए। धन्यवाद दोस्तों।